हम CPT 1 डिस्कस करेंगे जूलॉजी का। तो इसमें जो भी चैप्टर्स है वो एनिमल किंगडम थे, ब्रीदिंग थे, बायोमोलिकुल थे, एनिमल टिश्यू था और इसमें फ्रॉग था और कॉकरोच था। एनिमल टिश्यू कुछ बेसिक पोर्शन देखने से अच्छा है कि जो पुराने बुक में जो भी पेजेस है वो आप देख लो कि वो कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी से कनेक्ट करता है। तो इसमें हम आगे के पेपर्स में भी एनिमल टिश्यू पूरा कवर करेंगे, वो ध्यान रखना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। क्वेश्चन नंबर 136 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एम्फियोक्सस। हमें ये पता है कि एम्फियोक्सस एक सेफालोकॉर्डेट है और सेफालोकॉर्डेट एक प्रोटोकॉर्डेट होता है, प्रिमिटिव कॉर्डेट। तो इसका मतलब उसमें नॉटोकॉर्ड होगा, यस होगा। नॉटोकॉर्ड उसके हेड टेल रीजन तक होगा, एक्सटेंड करेगा, हाँ। नॉटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, यस। और एक पॉइंट याद रखना, नॉटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ पॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्ड्रिक्थिस ऑल्सो। अगर उसमें आपको पूछा है नॉटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ इन विच वर्टिब्रेट, तब उसमें आंसर आपका होगा कॉन्ड्रिक्थिस, नहीं तो सेफालोकॉर्डेट करेक्ट है। या तो एम्फियोक्सस रह सकता है, या तो लेंसेलेट रह सकता है, या तो उसका साइंटिफिक नेम रह सकता है ब्रैंकियोस्टोमा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एम्फियोक्सस, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, करेक्ट है। सेफालोकॉर्डेट है व्हेन नॉटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, नॉटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, करेक्ट है। क्लासिफाइड अंडर डिवीजन एग्नाथा, हमें पता है जो डिवीजन एग्नाथा होता है ये आके गिरता है वर्टिब्रेटा सबफाइलम में। इट्स डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, एग्नाथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा के केस में साइक्लोस्टोम्स है हमारे बुक में और बाकी नेथोस्टोमेटा स्टार्ट्स फ्रॉम पाइसेस, तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत है एम्फियोक्सस के रेफरेंस में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस से पूछा गया है। इन द स्पाइरोमेट्री ऑफ हेल्दी एडल्ट द वैल्यू ऑफ FRC इज ऑलवेज, हमें पता है FRC इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन। तो इसके कारण FRC इक्वल्स टू क्या होगा, ERV प्लस RV। तो ERV RV को प्लस करने से जो आएगा कैलकुलेशन में, उसको अगर हम मिला के देखें, ये मोर देन VC है, लेस देन RV है, इक्वल टू TLC है ना, मोर देन ERV है। तब इसमें आंसर आके गिर रहा है मोर देन ERV। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। FRC इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अगर हम देखेंगे ERV को हमने RV से प्लस किया तो ERV आपका कितना है, पकड़ लेते हैं 1100 और RV कितना है 1200। तो अगर इस तरह से हम देखें तो इसका अमाउंट क्या आ रहा है, ERV से ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये ERV के साथ हाँ यहाँ पे RV प्लस कर रहे हैं। तो इसमें कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 2300। तो 2300 के बेसिस पे अगर हम देखेंगे ये मोर देन ERV आ रहा है। TLC में हम क्या क्या प्लस करते हैं, TLC में हम प्लस करते हैं TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, तो ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा होगा। लेस देन RV ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2300 आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। मोर देन VC ये नहीं होगा क्योंकि VC में हम ऑलमोस्ट सभी प्लस करते हैं, TV को, IRV को, फिर ERV को प्लस करते हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इसका जो वॉल्यूम है प्लस करने के बाद समेशन का जो वैल्यू है इससे ज़्यादा रहेगा। इसलिए तो बेस्ट आंसर आ रहा है मोर देन ERV, क्योंकि यहाँ पे ERV का RV के साथ हम प्लस करके ये निकाल रहे हैं 2300 और RV कितना आ रहा है 1100 टू 1200 और ERV कितना है 1000 टू 1100। इसीलिए इस रेफरेंस में अगर हम देखेंगे लास्ट ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, दैट इज मोर देन ERV। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 138 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। इसमें है 138 में मैन इज ब्लोइंग एयर इनटू अ बलून एंड फोर्सिबली एक्सेल टू फिल इट अप, द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच विल बी नॉट बी एबल टू लीव द लंग्स इज रेसिडुअल वॉल्यूम। हमें ये पता है हम कितने भी जोर से सांस छोड़ दे हमारे लंग्स के अंदर थोड़ा सा हवा हमेशा रह जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एल्वियोली के अंदर हवा नहीं रहा तो वह कोलैप्स कर सकता है। दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट जो हमारे लंग्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग, ओके। और इधर तुम्हारा ल्यूरल फ्लूइड भी एक पॉइंट है जो कि दोनों ही फैक्टर्स हमें हेल्प करता है कि हमारा लंग्स कोलैप्स ना करे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका बेस्ट आंसर रेसिडुअल वॉल्यूम में आ रहा है, बिकॉज उन्होंने बोला कि मैन इज ब्लोइंग एयर इनटू द बलून। बलून में जब हम हवा भरते हैं तब हम फोर्सफुली हवा भरते हैं, फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद भी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, ओके। FRC और RV का जो डेफिनेशन है ठीक ऑपोजिट है, इस पे हमेशा आप ध्यान दोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139। 139 में ऑल ऑफ द गिवन ऑर्गेनिजम्स आर डायोशियस एक्सेप्ट, डायोशियस का मतलब होता है सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मीन्स इसमें मेल एंड फीमेल अलग है। तो इसमें पूछा एक्सेप्ट,
तो अगर हम देखेंगे उचेरिया बेनक्रॉफ्टी है, नेरिस है, एंसाइलोस्टोमा है, ये आपका एस्केलमेंथिस है, ये डायोशियस है। नेरिस आपका एनिलिडा है, डायोशियस है। एंसाइलोस्टोमा एस्केलमेंथिस है, डायोशियस है। हिरुडिनेरिया एनिलिडा है, मोनोशियस है। इसलिए इसमें आंसर आके टिक रहा है हिरुडिनेरिया, बिकॉज लीच और अर्थवर्म मोनोशियस होंगे और जो नेरिस है वो डायोशियस है एनिलिडा में। वो एनसीईआरटी में लिखा है साफ साफ, आप उसे एक बार रिफर कर लेना अगर बाई चांस आपका गलत हुआ हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 आपको कॉकरोच से पूछा है। Consider the following statement with reference to Periplaneta and select the correct option. Statement A में है in both sexes the 10th segment bears a pair of jointed filamentous structure. यहाँ तक ठीक था, लेकिन इसके बाद anal cerci अगर लिखते तो करेक्ट हो जाता। This is applicable for male as well as female, लेकिन इन्होंने लिख दिया यहाँ पे anal style। अगर हमने यहाँ पे anal style लिखा है, anal cerci नहीं लिखा है, तो ऑटोमेटिकली anal style के लिए ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे anal cerci होता तो ये करेक्ट होता, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर मेल एज वेल एज फीमेल। और 10 सेगमेंट से बोला है, टर्जम से निकलता है, एक्चुअली टर्जम यहाँ पे मेंशन नहीं है, और मेल फीमेल दोनों में होता है। 9 स्टर्नम से निकलता है एनाल स्टाइल मेल में, जो कि होता है कॉर्डल स्टाइल भी सिर्फ मेल में होता है वो, जो कि बेस्ट डिफरेंस है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ओके, नेक्स्ट है स्टेटमेंट बी, द हाइंड विंग्स आर डार्क एंड मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। हमें पता है इसमें दो तरह के विंग्स है, एक फोर विंग्स है, एक हाइंड विंग्स है। तो फोर विंग्स जो होता है वो ओपेक, डार्क एंड लेदरी होता है, जिसे वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने बॉडी को, और हाइंड विंग्स जो होता है वो मेम्ब्रेनस और ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे वो फ्लाइट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स गलत आ रहा है, बिकॉज हाइंड विंग्स आर डार्क एंड मेम्ब्रेनस हो गया, डार्क एंड मेम्ब्रेनस नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस है, तब इस रेफरेंस में करेक्ट आता। इसीलिए डार्क, अगर हम हाइंड विंग्स में देखेंगे, अगर लिखा होता है यहाँ पे मेम्ब्रेनस एंड ट्रांसपेरेंट और फ्लाइट के लिए यूज हो रहा है, तब करेक्ट है। तो गलत क्या है यहाँ पे, ये डार्क वर्ड गलत है। ठीक है, छोटी छोटी चीज भी आपको देखना होगा, डार्क गलत है, हाइंड विंग्स जो कि मेटाथोरिक्स से निकलता है, ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस होता तो करेक्ट रहता, इसलिए स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट बी भी इनकरेक्ट है। तो बेस्ट आंसर है बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी। देखो छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, वो आपको ऐसे क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं जिससे कि आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो और एक एक वर्ड, छोटा सा छोटा वर्ड आपका गलत ना हो आगे। बायोलॉजी में रिवीजन बहुत स्ट्रांग चाहिए, तब तुरंत आपको क्वेश्चंस भी दिखेंगे और क्लिक भी करेगा। एग्जाम हॉल में अगर आप बायो को फटाफट कर पाओगे, फटाफट मतलब टाइम देके अच्छे से कर लो, तो आपके लिए टाइम बच जाता फिजिक्स केमिस्ट्री का, तब आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो बायो में रिवीजन बहुत स्ट्रांग चाहिए और छोटे छोटे वर्ड्स को क्लियर करना है, और ये आपका ठीक होगा रेगुलर एनसीईआरटी रीडिंग से, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है एनिमल किंगडम से, कॉमन फीचर बिटवीन बेटा एंड पेवो। आपको पता है कि बेटा एक फिश है, फाइटिंग फिश है, फाइटिंग फिश, और पेवो क्या है, बर्ड है, जो कि पिकॉक है, बर्ड। अब आपको पूछा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, पेवो में। ओविपेरिटी दोनों एग ले करते हैं, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर बेटा एज वेल एज पेवो। एक्वेटिक हैबिटेट किसका है, बेटा का है। टू चैम्बर्ड हार्ट किसका है, फिश का है, दैट इज बेटा का है। तो आंसर इसमें क्या निकल रहा है, ओविपेरिटी, बिकॉज दे ले एग्स। ओके, सो इस तरह से अगर हम देखेंगे कॉमन फीचर्स और भी आ सकते हैं, आप क्लास वाइज, फाइलम वाइज ये दिमाग में रखोगे। पॉइंट अगर एग्जांपल्स आपको याद है तो तुरंत आपको क्लिक करेगा कि कौन सा पॉइंट इसका कॉमन फीचर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में कॉकरोच से आपको पूछा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रेफरेंस टू फीमेल कॉकरोच। हमें फीमेल और मेल में जो भी पार्ट्स है एक बार लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, तब आपको तुरंत आंसर इसमें मिल जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा। कोलेट्रल ग्लैंड्स वन पेयर है, क्यों हमें पता है कि फीमेल कॉकरोच में कोलेट्रल ग्लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर ऊथिका मेकिंग, क्योंकि वो एग केस बनाते हैं फिर उसको सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं, और वो वन पेयर है क्योंकि दो है। ठीक है, तो ये करेक्ट आ रहा है। स्पाइरिकल्स 10 पेयर्स है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर मेल एज वेल एज फीमेल। 10 पेयर्स है क्योंकि 2 पेयर्स होता है उसके थॉरिक्स में और 8 पेयर्स होता है उसके एब्डोमेन में। हमारी बुक में 10 पेयर्स है, उन्होंने उसे तोड़ के नहीं बोला कि 2 पेयर्स और 8 पेयर्स, फिर भी आप याद रख लेना 2 पेयर्स थॉरिक्स में है और 8 पेयर्स एब्डोमेन में है, तब ये भी करेक्ट है। और स्पाइरिकल क्या चीज है, स्पाइरिकल ट्रेकिया का ओपनिंग है।
ट्रैकिया के ओपनिंग को स्पाइरिकल बोलते हैं और स्पाइरिकल को जो गार्ड करता है उसे हम स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है ओविरियोल्स। ओविरियोल्स 8 पेयर्स है, क्योंकि हमें पता है कि उसमें 2 फिलामेंटस ओवरी है और 2 फिलामेंटस ओवरी में 8 ओविरियोल्स है। दैट मीन्स टोटल ओविरियोल्स कितने हैं 16, तो इसलिए यहाँ पे लिखा 8 पेयर्स, तो ये करेक्ट है। फिर आया आपका एनालस्टाइल 1 पेयर। देखो एनालस्टाइल 1 पेयर होता है, ये करेक्ट है, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर मेल। जो मैंने अभी बोला था कुछ देर पहले कि एनालस्टाइल इज अ फीचर ऑफ मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच में नहीं होता, इसलिए इसमें पूछा आपको इनकरेक्ट मैच। तो बेस्ट आंसर इसमें आ रहा है एनालस्टाइल विथ रेफरेंस टू फीमेल कॉकरोच, क्योंकि उन्होंने बोला विथ रेफरेंस टू फीमेल कॉकरोच, इसीलिए ये गलत आ रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, लो PO2, हाई PCO2, हाई H+, कंसंट्रेशन दैट इज लो pH एंड हाई टेम्परेचर आर द कंडीशन फेवरेबल फॉर। ये देखते ही आपको पता चल गया होगा, अगर किसी कारण लो PO2 है, हाई PCO2 है, टेम्परेचर हाई है, फिर इधर आपका pH लो है, H+ ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, दिस आर द कंडीशन जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है टिश्यू के लिए, जिसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन। ये बोर्स इफेक्ट है एक्चुअली। तो इसमें बेस्ट आंसर देखते हैं कौन सा आ रहा है। एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लो PO2 है। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, बट यहाँ पे लिखा है विद इन द एल्वियोली, तो इसलिए गलत हो गया। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन इन द बॉडी टिश्यू, ये करेक्ट है, क्योंकि बॉडी टिश्यू में ही ऑक्सीजन डिलीवर होता है, तो ये करेक्ट है। शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्व टू द लेफ्ट, नेवर, क्योंकि डिसोसिएशन जब भी होगा ये राइट शिफ्ट शो करेगा। दैट इज अ परफेक्ट सिग्मॉइड कार्व आएगा अगर हर पार्शियल प्रेशर में 20, 40, 50, 60 में एक्यूरेट हेल्दी पर्सन में जितना जितना सैचुरेशन होना चाहिए हेमोग्लोबिन के साथ, वो अगर हम देख रहे हैं एक पेशेंट में या किसी भी पर्सन में, तब वो जो भी कार्व बनता है वो परफेक्ट सिग्मॉइड कार्व बनेगा। हल्का सा अगर टिल्ट है इस तरफ लेफ्ट के तरफ, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में या तो उसका लंग्स का प्रॉब्लम है, इसलिए हल्का सा टिल्ट दिखा रहा है लेफ्ट के तरफ। हमेशा याद रखना, सैचुरेशन अगर आपको अच्छे से पता है कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन इस पार्शियल प्रेशर में इतना इतना सैचुरेट होता है एंड मोर और लेस इज लाइक अ हेल्दी पर्सन, तो ऑटोमेटिकली परफेक्ट सिग्मॉइड कार्व वो दिखाएगा। ओके, सैचुरेशन स्टडी करके आप डिसोसिएशन स्टडी कर सकते हो। और आप आराम से एक चीज याद रखोगे, जब भी लो PO2 लिखा रहता है वो डिसोसिएटिव बोलेगा, और जब भी हाई PO2 होगा तब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन एसोसिएटिव होगा। तो दैट मीन्स द मेन फैक्टर फॉर एसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन इज ऑलवेज हाई PO2 and the main factor of dissociation of hemoglobin and oxygen is always high PCO2. ओके, अगर बाय चांस हाई PCO2 हमारे ऑप्शन में नहीं है, अगर ऐसे आया देन यू विल गो फॉर लो PO2 अगर दिया है तो ऑप्शन। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है हाई PCO2 एंड लो PO2, देन यू गो टू, तुम ये मार्क करोगे हाई PCO2 फॉर डिसोसिएशन, और एसोसिएशन के लिए हाई PO2 हमेशा याद रखना, बिकॉज वो प्राइमरी फैक्टर है। ओके, प्राइमरी फैक्टर फॉर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन एसोसिएशन इज हाई PO2, प्राइमरी फैक्टर ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन इज हाई PCO2। अगर ये ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, तो तब आप जाके दूसरा ऑप्शन चूज करना, अगर ये मेंशन नहीं है जैसे मैंने कहा आपको अभी। ठीक है, ये ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ये अच्छे से रीडिंग करना और एक बार लिख के रखना, जो मैंने पहले भी आपको कहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में आपको पूछा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स फ्रॉम A to D आर नॉट रिलेटेड टू फीमेल फ्रॉग। अब अगर हम देखेंगे नॉट रिलेटेड, पहला वाला देखते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरीज, तो ये फीमेल फ्रॉग का है, करेक्ट है। एब्सेंस ऑफ कॉपलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स, एब्सेंस बोला है इसलिए करेक्ट आ गया, प्रेजेंट बोलता तो गलत होता, क्योंकि मेल फ्रॉग का पॉइंट है कॉपलेटरी पैड। प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल्स है कि मेल में है। ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनीज बट देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ये करेक्ट है, फीमेल का ही है। A mature female can lay 2500 to 3000 ova at a time, ये भी फीमेल का है। तो आपको पूछा नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड में बस ये आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। तो अगर सेलेक्ट करेंगे हम करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द अबव वो क्वेश्चन दैट इज आर नॉट रिलेटेड टू द फीमेल फ्रॉग, तब इसमें आ रहा है 1, क्योंकि एक ही पॉइंट है सी जो रिलेट नहीं कर रहा फीमेल से, बाकी सब पॉइंट रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसमें आपको 1 मार्क करना था। यहाँ पे उन्होंने करेक्ट ऑप्शन पूछा है इसके रेफरेंस में, नॉट रिलेटेड टू द फीमेल फ्रॉग, ये ध्यान रखना है। ओके, तो क्वेश्चंस को अगर बाय चांस आपका ऐसे हुआ होगा कि आप
किसी कारण आप करेक्ट ऑप्शंस देख लिए, तो इसमें से मान लो कि आपको करेक्ट कौन कौन सा 1 2 3 4, आपको ऐसा लगा कि 4 करेक्ट है, वो नहीं पूछ रहा है, इसमें से नॉट रिलेटेड पूछा इसलिए 1 आ रहा है, ये ध्यान रखना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 आपको एनिमल टिश्यू से पूछा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज विदाउट एनी एक्सेप्शन हैव सेल्स दैट सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोलाजन, इलास्टिन। ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में गलत आएगा क्योंकि इसमें ब्लड नहीं होगा, ब्लड एक्सेप्शन है, इसके लिए ऑल गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज अ कंपैक्टली पैक्ड फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। नो, कंपैक्टली लूजली लिखा है तो फाइबर उसमें कम होगा और मैट्रिक्स ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपैक्टली पैक्ड वर्ड डेंस के लिए करेक्ट आ रहा है, लूज के नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो कंपैक्टली पैक्ड है इसके लिए गलत होगा, फाइबर्स तो होते हैं लेकिन कम, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 आपको एनिमल किंगडम से पूछा। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। लंग्स से कौन रेस्पायर करता है, एक बार रिफर कर लेते हैं। अर्थवर्म क्यूटिकल से रेस्पायर करता है, वो भी नॉन सेलुलर क्यूटिकल से। ठीक है, क्यूटिकल नॉन सेलुलर होता है। इंसेक्ट ट्रैकिया से करते हैं। स्पोंजेस करते हैं उसके पोर्स से, वाटर के थ्रू लेते डिजोल्व ऑक्सीजन। सिलेंट्रेटा में अगर आ गया बॉडी सरफेस से हो गया, क्योंकि कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है नहीं, बॉडी सरफेस हो गया। फ्लैटवर्म्स अगर आ गया तो बॉडी सरफेस हो गया। रह गया फिशेस, ये बेस्ट आंसर होगा गिल्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स अगर देखोगे तब भी गिल्स। तो बच गया लास्ट ऑप्शन आपका रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तीनों में ही लंग्स है और नॉन इलास्टिक लंग्स होता है बर्ड्स में, इसीलिए उन्हें एयर सिक चाहिए और एयर सिक उनके लंग्स के बाहर होता है, वो ध्यान रखना है। दे आर नॉट वस्कुलराइज्ड, जैसे हमारा एल्वियोली लंग्स के अंदर है और वो वस्कुलर है क्योंकि इसके आसपास काफी सारे ब्लड कैपिलरीज रहते हैं जिसे हम पल्मोनरी कैपिलरीज बोलते हैं। बर्ड के केस में इनइलास्टिक लंग्स है, जो कि इन इलास्टिक का मतलब है वो इलास्टिसिटी उसमें काफी कम है, इसलिए उसे एयर सिक चाहिए जो कि लंग्स के बाहर है। और एक चीज और याद रखना, वो वस्कुलर नहीं है। ओके, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बोल दिया, आगे काम आएगा। इसमें 146 में आपको डी मार्क करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 आपको पूछा एंजाइम से, बायोमोलिक्यूल। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम एक्शन। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको जो इसमें आंसर है वो एनसीईआरटी में डायरेक्टली ना दिया हो, ऐसे आपको लग सकता है। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे कि डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप दूसरे ऑप्शंस के थ्रू उस आंसर निकाल सकते हो। तो ऐसे भी कोशिश हम करेंगे हर एक एनटीएस में, जिससे कि आपको हम सिखाए कि अगर कोई नया पॉइंट आए उससे आप डरो मत, कैसे आप पॉइंट्स को निकाल सकते हो, किस तरह से आप दूसरे ऑप्शंस को रीड करके उसके आंसर तक पहुंच सकते हो, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ए है सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम एट इज एक्टिव साइट। हमें ये पता है कि जो सबस्ट्रेट होता है एंजाइम के एक्टिव साइट में, जो कि क्रीविजो पॉकेट है, उससे अटैच करते हैं। फिर उसका ट्रांजिशन स्टेट को एंजाइम फटाफट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके उसे पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में पहुंचा के इसके बॉन्ड्स को तोड़ के उसे प्रोडक्ट बनाता है, फिर एंजाइम उसे छोड़ देता है। तो इन दैट रेफरेंस ए करेक्ट है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। ये जो पॉइंट है ये आपको नहीं भी डायरेक्टली पता हो सकता है, तब आप सी और डी पढ़ के आप निकाल सकते हो कि उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट। ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंजाइम गेट सप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटर। ये हमारे एनसीईआरटी में लिखा ही है। इनहिबिटर एक सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चरल एनालॉग है, मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी होगा, इनहिबिटर एंजाइम का जगह ले लेगा और वो एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस करेगा। इन दैट रेफरेंस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फिर लास्ट ऑप्शन देखते हैं। मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। ये भी आपको पता है, एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है, मेलोनेट इनहिबिटर है, तो ऑटोमेटिकली उसके रोल को वो सप्रेस कर रहा है और वो उसका इनहिबिटर है। तो डी आ गया, रह गया बी। मान लो कि बी दिया नहीं है डायरेक्टली, तो इसमें आंसर बाई चांस आपको नहीं भी आ रहा हो, ए सी डी तो करेक्ट है एनसीईआरटी के बेसिस पे, तब आंसर आ जा रहा है आपका बी। तो कैसे, अगर ये एक्स्ट्रा पूछे, इतना आपको पूछ ही सकते हैं वो। कॉम्पिटिटिव इनोवेशन में एक पॉइंट है कि जब भी हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज करेंगे, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ चांस कि वो एंजाइम का जो सप्रेस कर रहा है इनहिबिटर, उस चीज को हम रोके, क्योंकि नया नया एंजाइम बनते रहता है। सबस्ट्रेट अगर बढ़ाएंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। दैट मीन्स बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम ओवरकम कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनोवेशन को। ठीक है, ये पूछा है। तो इन्होंने यहाँ पे ठीक उल्टा
क्या लिखा है, एडिशन ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। इसका मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हम सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम के इनहिबिशन को रोक सकते हैं, क्योंकि एंजाइम कुछ नहीं है, वो बनते रहते हैं सेल में। तो ऑटोमेटिकली जब एंजाइम्स बनते रहेंगे, हम सबस्ट्रेट भी बढ़ा देंगे, कहीं ना कहीं जाके प्रोडक्ट फॉर्मेशन फिर से राइज कर सकता है इनहिबिटर रहते हुए भी, और तब हम कहीं ना कहीं जाके प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इंक्रीज करके उस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को, जो एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स, दूसरे एंजाइम जो सप्रेस थे वो तो सप्रेस ही रहेंगे, बाकी कुछ एंजाइम जो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बनाएंगे, और इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हमने ओवरकम कर लिया सबस्ट्रेट को इंक्रीज करके। तो उन्होंने ठीक उल्टा बोला, इसीलिए गलत है, ध्यान रखना। ओके, तो पहला वाला पता चल रहा है कि सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, ये करेक्ट है। सी में पता चल रहा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमेशा इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिविटी को ही सप्रेस करता है। लास्ट में आपके बुक में डायरेक्टली है कि मेलोनेट एक इनहिबिटर है विच इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट सक्सिनेट, जो कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को सप्रेस करता है, ये भी करेक्ट है। रह गया आपको बी, मान लो आपको नहीं पता, लेकिन ये तो इनकरेक्ट आ रहा है, बाकी सब तो करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट है बेसिस पे आपको चुपचाप यहाँ पे बी मार्क करना था। तब यहाँ पे ये नहीं सोचना कि अगर ये गलत है, शायद किसी कारण गलत लिख दिया, आप ये सोचो कि फाइनल नीट दे रहे हो, कुछ ना कुछ तो आंसर आपको मार्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका आंसर यहाँ पे बी निकलेगा, अगर आपने अच्छे से इस चीज को नहीं समझा हो तो, तब बी में आप फंस सकते हो। ओके, चलो, नहीं तो बाकी ए सी डी आपको डायरेक्ट ही बता दे रहा है कि बी इसमें आंसर है। क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 कॉन्ड्रिक्थिस से पूछा है, दिस एनिमल किंगडम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट ट्राइगन। हमें पता है ट्राइगन स्टिंगरे है, द स्किन इज टफ एंड कवर्ड विद प्लेक्वाइड। तो ये पॉइंट एप्लीकेबल है किसके लिए? ट्राइगन के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो ट्राइगन के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल है, तो मैं करेक्ट लिख रही हूँ। दे पॉजेस अ स्विम ब्लैडर, पॉजेस नहीं है, स्विम ब्लैडर होते नहीं है, इसलिए उन्हें कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है वाटर में टू अवॉइड सिंकिंग, तो ये पॉइंट इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दे शो विविपेरिटी, यस। मेल्स बियर पेक्टोरल क्लेस्पर, पेक्टोरल नहीं पेल्विक क्लेस्पर, इसके लिए गलत आ जा रहा है ना। इट हैज वेंट्रली प्लेस्ड माउथ, ये करेक्ट है क्योंकि ऑस्टिक्थिस में वो टर्मिनल माउथ है। तो यहाँ पे पूछा है आपको नॉट ट्रू, नॉट ट्रू फॉर दिस, तो इसमें ऑप्शन अगर हम चूज करेंगे तो बेस्ट आंसर आ रहा है बी एंड डी, बिकॉज बाकी सब में मैच नहीं हो रहा है, बी डी हो रहा है कि बी डी ट्राइगन के अगेंस्ट में गलत आ रहा है, बाकी पॉइंट्स करेक्ट हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 आपको पूछा है कॉकरोच से, वो भी फोरगट के सीक्वेंस का। इन कॉकरोच फोरगट कंप्राइजेस फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड। ये डायरेक्ट आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे या तो पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। पुराने बुक में ही है कॉकरोच, नए बुक में नहीं है, तो पेज नंबर 113 में आपको मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कंसीडर ए सिचुएशन वेयर ए पर्सन होल्ड्स देयर ब्रीथ फॉर 45 सेकंड्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्ट्स एज प्राइमरी ट्रिगर टू सिग्नल द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू इनिशिएट द इंस्पिरेशन। इससे साफ साफ पता चल जाता है जब हम अपने ब्रीथ को होल्ड करते हैं, थोड़ी देर तक रोक के रखते हैं, तो क्या होगा, हमारे ब्लड में CO2 का परसेंटेज या PCO2 बढ़ जाएगा, आर्टरी में H+ भी बढ़ेगा। H+ जनरेट कैसे होता है? जब CO2 वाटर से रिएक्ट करता है आरबीसी के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस, तब H+ और बाइकार्बोनेटाइन बनता है। तो इधर H+ जनरेट हुआ, इधर आपका CO2 फ्री भी है, इधर PCO2 हाई हो रहा है आर्टरी में, एंड द सेम ब्लड इज गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरोटिड आर्टरी। तो हमारा जो मेड्यूला है, देखिए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ हाइड ब्रेन, वो पार्ट क्या होगा, एक्टिवेट होगा, एंड ऑटोमेटिकली हम एक्सेल करेंगे, क्योंकि आर्टरी ने हमें हमारे ब्रेन को सिग्नल दिया, इसके लिए हमें ऑटोमेटिकली एक्सेलेशन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट इज इनहेलेशन, फिर CO2 बढ़ेगा, एक्सेलेशन, फिर नॉर्मल हो जाएगा, इनहेलेशन, इस तरह से होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि कंसीडर ए सिचुएशन वेयर ए पर्सन होल्ड्स द ब्रीथ फॉर 45 सेकंड। ये सोच के देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्ट्स एज प्राइमरी ट्रिगर टू सिग्नल द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दैट इज मेड्यूला to initiate inspiration। अब तुम यहाँ पे देखो, rise in PCO2 and H+ ion concentration in arterial blood detected by the chemosensitive area। पहले वो डिटेक्ट करके एक्सेल करा के फिर इनहेल कराएगा, वो बात समझना। एक्सेल कराने के बाद इनहेल होगा, क्योंकि CO2 हाई है, पहले उसे वो निकालना पड़ेगा रिलैक्स करा के मसल्स को, फिर हम नेक्स्ट इनहेलेशन के लिए
तैयार हैं। ओके, सो इन दैट बेसिस हमें अगर देखना है, इसमें ए आ रहा है, इसमें फंसने वाली कोई बात नहीं है। सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टेरियल ब्लड, इससे लिंक ही नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट शो नहीं करता है, मैंने पहले भी बोला, इट प्लेज इनसिग्निफिकेंट रोल इन दिस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ड्यू टू बोर्स इफेक्ट। तो ये बोर्स इफेक्ट से यहाँ पे लिंक ही नहीं पूछ रहे हैं, तुम्हें पूछ रहे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से लिंक, टिश्यू लेवल में जो डिसोसिएशन होता है वो स्टडी नहीं हो रहा है यहाँ पे। द कॉन्शियस डिजायर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू रिज्यूम ब्रीदिंग, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे बुक के हिसाब से इट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हमें मेनली पोन्स या तो मेडुला के हिसाब से रेफर करना है और केमोसेंसिटिव एरिया ऑफ ब्रेन के हिसाब से रेफर करना है। तो इन दैट बेसिस द बेस्ट आंसर इज ऑलवेज ए। एक जगह पे बस तुम फंसोगे, टू इनिशिएट इंस्पिरेशन, इसमें फंसना मत, क्योंकि आर्टेरियल ब्लड में जो कि कैरोटिड आर्टरी में PCO2 जब बढ़ेगा, H+ जब बढ़ेगा, मेडुला का जो पता चलेगा वो फटाफट सिस्टम को रिलैक्स करा देगा, डायफ्राम को और इंटरकोस्टल मसल को। एक्सहेलेशन होते ही इनहेलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सहेलेशन वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि सांस लेने की तरफ उन्होंने इशारा किया, तो उसमें कुछ बच्चे हो सकते हैं उसी में सोचे, लेकिन B, C और D कहीं पे जाके भी सही नहीं बैठ रहा है। ए ही करेक्ट आ रहा है क्योंकि ब्लड में जैसे ही PCO2 और H+ का चेंजेस आएगा वैसे ही ब्रेन डिटेक्ट करेगा, नहीं तो ब्रेन डिटेक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई भी बात। और आप इनहेलेशन के पॉइंट से आप फंसना मत, एक्सहेलेशन करा के इनहेलेशन होगा क्योंकि साइकिल है। इसके बाद ये होता है, ये बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा तो एक्सहेलेशन आर्टरी में, और जैसे ही वो नॉर्मल में आ जाएगा PCO2 आर्टरी में, मान लो कि होता है 40, वो 40 में आ गया, फिर इनहेलेशन, फिर थोड़ा बढ़ गया तो एक्सहेलेशन, फिर घट गया तो इनहेलेशन, इस तरह से होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 151। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151। 151 में असर्शन है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशंस एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयरबाय पल्मोनरी वॉल्यूम। हमें पता है जब भी हमारा रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का और एज वेल एज इंटरकोस्टल मसल का, और स्टर्नम भी अपने नॉर्मल पोजीशन में बैक हो जाता है, तब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने के कारण, और साथ ही साथ हम CO2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। अंदर हमारे लंग्स में है CO2 का पार्शियल प्रेशर इज अराउंड 40 और बाहर है 0.3, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्रेशर। ओके, तो रीजन क्या है देखते हैं। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपीरेशन। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीजन पूरा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसलिए इसमें आंसर आपको मार्क करना था ए। ये बहुत सिंपल था, इतना टफ नहीं था असर्शन रीजन में भी, बिकॉज उसमें डायरेक्टली ए को रिफर करके रीजन को डायरेक्टली लिख दिया। इधर वॉल्यूम बढ़ाया, इधर वॉल्यूम कमाया, घटाया सॉरी, और इधर प्रेशर बढ़ गया। इसके लिए ऑटोमेटिकली हम CO2 को एक्सेल करेंगे। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 आपको बायोमोलिक्यूल से पूछा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स A, B and C and select the correct option. Coenzymes are organic compounds that serve as cofactors and their association with the apoenzyme is a permanent and tight, similar to prosthetic group. देखो यहाँ तक करेक्ट है, coenzymes are organic compound करेक्ट है, ये करेक्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड करेक्ट है, that serve as cofactor करेक्ट है, and their association with apoenzyme is permanent and tight similar to prosthetic group. यहाँ पे गलत आ रहा है, ये पॉइंट गलत आ रहा है। ओके, some competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogens. ये हमारे NCERT में लाइन है और ये करेक्ट भी है बिकॉज ये रेफरेंस आपको सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनेट और मेलोनेट के रेफरेंस में है। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज फॉर्म बाय द फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अपॉन इटसेल्फ। हमें पता है कि कोई भी प्रोटीन को अगर बायोलॉजिकली एक्टिव होना है तो फोल्डिंग होगा, उसी फोल्डिंग से वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें आपको क्या पूछा, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है फ्रॉम A, B एंड C को रीड करने के बाद। तो स्टेटमेंट B एंड C करेक्ट है और A गलत है, इसलिए बेस्ट आंसर इसमें आ रहा है B। B एंड C आर करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 आपको फ्रॉग से पूछा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, इन फ्रॉग्स द साइनस वेनोसस a triangular structure receiving blood through the major veins called vena cava joins the right atrium। हमें पता है कि फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल है। तो जब भी वेना केवा से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये फर्स्ट पहुंचता है साइनस वेनोसस में, फिर साइनस वेनोसस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है राइट एट्रियम में। वेंट्रिकल एक ही है, वहां से पल्मोनरी आर्टरी से
पहुंचता है लंग्स में, या तो बाकी जगह से ऑक्सीजन कलेक्ट करेंगे, फिर वहां से पल्मोनरी वेन से पहुंचता है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर वेंट्रिकल में, फिर मिक्स ब्लड हमारे कोनस आर्टरियोसिस से होके बॉडी में पंप करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट नंबर 1 ये करेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में हमारा डायरेक्टली लिखा हुआ है। ओके, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इन फ्रॉग डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विद टेडपोल अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। ये पूरा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड के लिए हो जाएगा गलत। इनडायरेक्ट होता तो करेक्ट होता, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वी नहीं होता, तो इसीलिए गलत हो गया, इनकरेक्ट है। इन फ्रॉग मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर लीवर एंड पेनक्रियास। ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें लीवर पेनक्रियास मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मार्क करना था, स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट, बट 2 इज इनकरेक्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 154। क्वेश्चन नंबर 154 फिर से आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पूछा है। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्रांचिंग इन कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। हमें पता है हमारा कंडक्टिंग जोन स्टार्ट होता है नोज से, फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे में डिवाइड करके प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है राइट एंड लेफ्ट, उसके बाद बनता है ब्रोंक्यूल्स, फिर बनता है इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेगा, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोली। तो इस ऑप्शन में आपको वैसे ही अरेंज करना है। तो कंडक्टिंग सिस्टम से रेस्पिरेटरी जोन जाना है, तो फर्स्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है ट्रैकिया, ठीक है, दैट इज हम पकड़ सकते हैं, ये फर्स्ट है। सेकंड आपका आ रहा है ये, थर्ड आ रहा है दिस, ओके, और फिर आ रहा है एल्वियोलर डक्ट दैट इज एट्रिया जिसे हम बोलते हैं 4, और लास्ट में आ रहा है ये। अगर हम मिला के देखते हैं तो डी आ रहा है ना फर्स्ट, फिर आ रहा है बी, फिर आ रहा है सी, फिर आ रहा है ई, फिर ए। तो इसमें आंसर आपको बी मार्क करना था। ऐसे अगर क्वेश्चन आए बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेता है। वही चीज को फास्ट करने के लिए आपको रिवीजन ठीक रखना पड़ेगा कि तुरंत आपके आंखों में पड़े, आपको वहां पे बैठ के सोचना ना पड़े। इसके लिए हम बार बार बोलते हैं कि आप रिवीजन स्ट्रांग रखो बायो में। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 कॉकरोच से पूछा है, चूज द इनकरेक्ट मैच विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर्स एंड द लोकेशंस इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच। मशरूम ग्लैंड 8 to 9 एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ मेल कॉकरोच। अगर कोई बच्चा अच्छे से रीडिंग किया है और मशरूम ग्लैंड डायरेक्टली बोल्ड में लिखा हुआ 6 to 7, वो तुरंत पकड़ लेगा पहले ही ये इनकरेक्ट है, उसे बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टेस्टिस 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट है, ओवरी 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ फीमेल कॉकरोच, स्पर्मेटिका 6 एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ फीमेल कॉकरोच में। ये सब आप एक साथ याद कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर में इसको 6 to 7 लिख लेते तो एक साथ सब सेगमेंट आपका कॉकरोच का दिख जाता। ऐसे लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें आंसर ए मार्क करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 आपको फिर से पूछा है बायोमोलिक्यूल से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम कोफैक्टर्स एंड मार्क द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स देम एज ट्रू और फॉल्स इन द सीक्वेंस ऑफ A to D। कोएंजाइम निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड कंटेन विटामिन B3। ये नाम से ही पता चल रहा है निकोटिनेमाइड, क्योंकि विटामिन B3 है, नियासिन करेक्ट है। हेम इज अ ट्रांजिएंट बाउंड कोएंजाइम इन द एंजाइम कैटालिस। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो स्टेबल नहीं है, जो टाइटली नहीं है, जो लूजली मीन कर रहा है। तो ये लूजली नहीं है, हेम तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो ये गलत हो गया। कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट बाइंड टू द मोस्ट ऑफ द एंजाइम टू मेक देम कैटालिटिकली एक्टिव। हमारे बुक में लिखा ही है ज्यादातर, मोस्ट ऑफन दे आर कनेक्टेड टू कोफैक्टर, ऐसे लिखा है। तो ऑल वर्ड नहीं है, मोस्ट ऑफन या कुछ एक लाइन है पढ़ना, कोफैक्टर में सेकंड में आ रहा है। तो उसके बेसिस पे अगर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स लिखा है, करेक्ट है। या तो वो लाइन दे देंगे या तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम देंगे, करेक्ट है। वहां पे ऑल करके रेफर कुछ नहीं किया, तो इसलिए ये गलत नहीं है, ये करेक्ट पकड़ेंगे हम। जिंक इज अ कोएंजाइम फॉर एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोएंजाइम वर्ड नहीं होगा, इसमें मेटल आयन होगा, बिकॉज जिंक एक मेटल आयन है जो कि लूजली अटैच होता है। कोएंजाइम में विटामिन रहता है, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। तो इस बेसिस पे पहले वाला आ रहा है ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, तो ए मार्क करना था। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मोस्ट वर्ड है क्योंकि उन्होंने लिखा है, एक लाइन लिखा है पढ़ना, सेकंड लाइन में कोफैक्टर का कुछ एक लाइन है जो कि मोस्ट की तरफ इशारा कर रहा है, वेरी ऑफन समथिंग इज रिटन। ओके, ये पढ़ के रखना एक बार। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द एक्सटर्नल रॉज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ कॉम जेलीज। तो इस बेसिस पे अगर कॉम जेलीज लिखा है, आप ल्यूरोब्रेशिया सोच के इसे मार्क करोगे, इसमें आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि कॉम जेलीज ल्यूरोब्रेशिया को भी बोलते हैं, और एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम प्लेट्स है वो याद रखना, इंटरनल नहीं। ओके, जो लोकोमोशन है, स्विमिंग के लिए वो यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑड वन रिलेटेड टू एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। हमें पता है यूरिकोस ग्लैंड, नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी सब है, मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स भी है, लेकिन एंटीनल ग्लैंड्स होता है क्रस्टेशिया में, इसलिए गलत आ रहा है। तो ऑड वन पूछा है, इसके लिए आंसर ये आ रहा है। ये किसमें होता है? क्रस्टेशिया में। ओके,
इंसेक्टा में नहीं होता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। एनिमल किंगडम से कंप्लीट द एनालॉजी ऑफ द फॉलोइंग। अगर कॉलर सेल रिफर कर रहा है साइकोन से, क्योंकि पॉरीफेरा में कॉलर सेल्स होते हैं। मस्कुलर फुट इसमें से किस में है? फाइजेलिया आपका है, सिलेंट्रेटा इसमें नहीं है। यूस्पोंजिया में अगर देखोगे, यूस्पोंजिया पॉरीफेरा इसमें नहीं है। टीनिया हो गया, प्लेटेलमेंथिस इसमें नहीं है। पाइला में मस्कुलर फुट वर्ड यूज करते हैं, दैट इज योर स्नेल। ओके, तो इस बेसिस पे अगर तुम देखोगे इसमें आपको मार्क करना था डी। क्वेश्चन नंबर 160 में है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रेफरेंस टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन करेक्ट है। टॉक्सिन्स, एब्रिन, रिसिन करेक्ट है। ड्रग्स में कुरकुमिन करेक्ट है। कॉन्कानावेलिन ए लैक्टिन है, इसलिए गलत हो गया। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर्स एंड गम्स है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच के बेसिस पे अगर आ रहा है सी आ रहा है, क्योंकि कुरकुमिन के साथ अगर विनब्लास्टिन होता तो ये करेक्ट होता, और एल्केलॉइड में मॉर्फिन और कोडीन होता तो करेक्ट होता, कि इन दोनों में फंसता है बहुत सारे बच्चों का, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, एल्केलॉइड एंड ड्रग्स में। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 असर्शन रीजन है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। असर्शन में ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरीड बाय हेमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनोहेमोग्लोबिन। रीजन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनोहेमोग्लोबिन इज फेवर्ड नियर टिश्यूज हैविंग हाई PCO2 एंड लो PO2। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। इसमें पता ही चल रहा है कि इसमें ए है, बिकॉज इसमें असर्शन में बोला है कि जब 20 to 25% जो एसोसिएशन होता है हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे बनता है कार्बामिनोहेमोग्लोबिन, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज लो PO2 है एंड हाई PCO2 है। कहाँ पे? टिश्यू एरिया में। इसीलिए टिश्यू एरिया में एसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन और CO2 पॉसिबल है, ये इसका रीजन है। इसके कारण ही 20 to 25% बनता है। तो इसमें असर्शन में ए आएगा, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन। ओके, आपको इसमें ए मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162, आप डायग्राम देख के मत डर जाना, बहुत सिंपल है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ होलो वूलन बॉल। दिस स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर, कुछ देर पहले मैंने कहा था, फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, क्योंकि ये फोल्डिंग बहुत नेसेसरी है टू मेक सम ऑफ द एंजाइम बायोलॉजिकली एक्टिव, लाइक हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, लाइक दिस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर का ये डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, और इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है ये भी पढ़ लेना, और इसमें आंसर आपको इसमें डी मार्क करना था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रॉग। इन फ्रॉग एक्सटर्नल ईयर्स आर एब्सेंट। मैंने बहुत बार आप सबको बोला है कि एक्सटर्नल ईयर जो होता है सिर्फ मैमल्स में होता है, वो भी ऑर्निथोरिंकस के बाद बना मेटाथेरिया से, कंगारू वाले ग्रुप से, मार्सुपियल से, उससे पहले किसी में भी एक्सटर्नल ईयर नहीं है। और जो भी टिम्पेनम है इज अ पार्ट ऑफ ईयर, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, तो ये करेक्ट है। ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंस। फ्रॉग में भी ये ऑर्गन है, ऐसा एक ऑर्गन जो बैलेंस प्रोवाइड करता है, और ऑडिटरी सिस्टम भी इसमें है जो सुनने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इन मेल्स टेस्टिस आर अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। मेसोथेलियम नहीं, मेसोर्कियम। तो यहाँ पे जो वर्ड है मेसोथेलियम, इसके लिए गलत हो गया, यहाँ पे मेसोर्कियम होता तो करेक्ट होता, सी मार्क करना था। लास्ट में वासा एफरेंशिया 10 to 12 इन नंबर एंड अराइज फ्रॉम टेस्टिस, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा है, ये एक फैक्ट है, आपको याद करना था। ओके, तो यहाँ पे मेमोरी बेस्ड था, और प्लस इसमें आपको अच्छे से देखना था कि कहीं से एक वर्ड का जो वेरिएशन है, इसमें ज्यादातर बच्चे फंसते हैं, वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164, इन कॉकरोच मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स डिस्चार्ज नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। क्योंकि हमें पता है कि कॉकरोच में मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स मिडगट और हाइंडगट के बीच में है, जो कि 100 to 150 ट्यूब्यूल्स होते हैं। इनका काम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करना, दैट इज पोटेशियम यूरेट, ब्लड से कलेक्ट करते हैं हेमोलिम से, फिर उसे कन्वर्ट करके मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स यूरिक एसिड बनाता है और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू निकालता है। ओके, ये ध्यान रखना, एनस के थ्रू, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट इसमें एनस होगा। एक चीज और, इसीलिए इसे एंटेरोनेफ्रिक बोलते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसमें बेस्ट आंसर था एलिमेंट्री कैनाल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड जनरेटिंग द बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। हमें ये पता है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेड्यूला है, और वही हमारे बेसिक रिदम को मेंटेन कर रहा है, कब हमें सांस लेना है छोड़ना है, विद चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CO2 and H+ इन आर्टरियल ब्लड, नॉट वेनस, क्योंकि आर्टरी वाला ब्लड ही ब्रेन की तरफ जाता है। ओके, नेक्स्ट है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर।
कि हमें पता है न्यूमोटिक्सिक सेंटर एक्सरसाइज के टाइम में या तो जब हम एक्टिव रहते हैं तब वो एक्टिवेट होता है और वो हमें हेल्प करता है लंग्स को फटाफट भर के टिश्यू के तरफ ऑक्सीजन को डिलीवर करना फास्ट, जिससे कि एटीपी प्रोडक्शन हो पाए। इसके लिए ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन शॉर्ट होके अल्टर होता है रेस्पिरेटरी रेट, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटिक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। जो मैंने अभी कहा था, स्ट्रॉन्ग सिग्नल अगर है, दैट इज सिग्नल एसोसिएटेड विद द एक्सरसाइज और यू इन इमरजेंसी, तुम भाग रहे हो, कुछ कर रहे हो, तब तुम लंग्स को फुल करने का नहीं सोचोगे, टोटल वेंटिलेशन की तरफ ध्यान नहीं देना है। तब देना है कि लंग्स जैसे तैसे भरे और हमारा ऑक्सीजन जैसे तैसे सेल तक पहुंचे और ऑक्सीजन के हेल्प से फूड टूटे, कैटाबॉलिज्म हो, एटीपी मिले, एटीपी को तोड़ के एनर्जी मिले, फिर हम अपना लोकोमोशन या बाकी मसल एक्टिविटीज में यूज कर पाए। सो इसीलिए ये करेक्ट है। केमोसेंसिटिव एरिया एंड मेडुला रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। ये बहुत सिंपल था, एक ही गलती थी और ऑक्सीजन आपको तुरंत दिख जाना चाहिए। अगर किसी को दिख गया तो तुरंत इसमें आंसर निकल जा रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट 3 ही है, ये गलत है, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन है, इसमें CO2 होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 काफी सिंपल है क्योंकि वो देखते ही पता चल रहा है। द कोएंजाइम्स NAD, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच विटामिन। वो देख के आपको पता चल जा रहा है इससे तुरंत, विटामिन B3, दैट इज नियासिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 एनिमल किंगडम से है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्टिब्रेट क्लासेस। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत सारे बच्चे इस लाइन में फंसते हैं, डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन। ये जो डिवॉइड है इसका मतलब होता है एब्सेंट, तो ये डिवॉइड वर्ड इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पे वो अनपेयर्ड फिन्स ही मीन कर रहा है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन। दिस डिवॉइड इज एप्लीकेबल फॉर दिस ऑल्सो, दैट मीन्स इसमें अनपेयर्ड फिन्स है, वो ही मीन कर रहा है, तो ये करेक्ट है। कॉन्ड्रिक्थिस में लिखा है एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट व्हिच रेगुलेट्स बुएंसी, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट लिख दिया कॉन्ड्रिक्थिस में, वो तो एब्सेंट है, ठीक है। पहले के उसमें भी लिखा था एक क्वेश्चन में, एब्सेंट है, एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल होता, तो ये तो पूरा ही गलत है। एम्फीबिया में टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, ये करेक्ट है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू एनस, नहीं, यहाँ पे क्लोएका होना चाहिए था। छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पे गलत हो गया, तो ये पॉइंट गलत है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। ये आपको पता है करेक्ट है, क्योंकि स्किन ड्राई रेप्टाइल्स में भी है, बर्ड्स में भी है, लेकिन बर्ड्स के केस में स्केल नहीं है स्किन में, और रेप्टाइल के केस में स्किन है, स्किन में स्केल्स भी है और वो कॉर्निफाइड है। तो ये जो पॉइंट है कि ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, जैसे हम प्रीन ग्लैंड बोलते हैं, PREEN, वो बर्ड्स के बेस में है, जिससे वो अपने विंग्स में लगा के उसे ऑयली रखते हैं, जिससे कि अगर पानी वानी गिरे तो वो भीगे ना, भारी ना हो, जिससे वो तुरंत उड़ पाए। ओके, तो इस तरह अगर इस तरह से आप देखोगे विच स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट वाला देखना है, तो 2, 3, तो इसमें बी मार्क करना था, 2 and 3 ओनली। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 में एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। हमें पता है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन पॉसिबल है कहाँ पे, आरबीसी के अंदर, टिश्यू एरिया में। द एल्वियोलर साइट ठीक ऑपोजिट होगा। द रिएक्शन प्रोसीड इन, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली एंड फिल्स द ब्लैंक्स A and B। अब आपको अगर यहाँ पे लिखा रहता है द एल्वियोलर साइट वेयर द PCO2 इज लो, या तो मान लो कि द रिएक्शन प्रोसीड टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें PCO2 इज लो यहाँ पे मेंशन है, या तो ऑक्सीजन इज हाई, कुछ एक लिखा रहता, तो PCO2 इज लो, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये करेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एल्वियोलर साइट में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और इसीलिए रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जिसमें बाइकार्बोनेट आयन और H+ रिएक्ट करके H2CO3 बना के H2CO2 बनेगा, फ्री CO2 एस्केप हो जाएगा, सिस्टम से बाहर निकल जाएगा बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकल जा रहा था C। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 169। क्वेश्चन नंबर 169 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नाथोस्टोमेटा। फर्स्ट नाथोस्टोमेटा बोलते ही आपको पता है फिश आएगा, क्योंकि उसमें जॉ है, और एग्नाथा बोलते ही अगर पूछेंगे साइक्लोस्टोम, सबको मार्क करना है, जो कि वर्टिब्रेटा सबफाइलम का 2 डिवीजन है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 बायोमोलिक्यूल से है। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो इंट्रोडक्टरी पेजेस है, तो नॉर्मली बच्चे क्या, स्टूडेंट्स जो होंगे ना, आप वो पेजेस आप पढ़ते नहीं हो अच्छे से, वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए उस चीज़ को बताने के लिए मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है कि आप इंट्रोडक्टरी पार्ट को भी मिस मत करो। ओके, तो इसमें देखो स्टेटमेंट 1, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सल्फेट एंड फॉस्फेट आर फाउंड ओनली इन एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू। ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, उसमें भी सल्फर
सल्फर और साथ ही साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो इसीलिए वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में भी बाउंडेड विथ अदर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो इसलिए ओनली लिखने से ये गलत हो जा रहा था। अगर ये ओनली नहीं रहता तब तो करेक्ट है, ये ओनली के लिए गलत हो गया। ओके, एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड कार्बन। ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में हमने खुद ही देखा है कि अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में एलिमेंटल कंपोजिशन है। इस बेसिस पे अगर देखोगे ये करेक्ट आ रहा है, तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है? ओनली वर्ड के लिए, क्योंकि एसिड इनसॉल्युबल पूल में भी दूसरे बल्कि मॉलिक्यूल के साथ कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर फॉस्फेट मिलते हैं। ओके, तो इस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो हमें मार्क करना था ये स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 में देखते क्या है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन ब्लड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम नहीं लिख के अगर डिसेंडिंग हम दे देते तो फंस सकते थे आप। अब सोचते किसी किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता, तो डिसेंडिंग के बेसिस पे नहीं, फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम के लिए इजी हो गया क्वेश्चन। पहले आएगा ये 70% है ना, फिर आएगा ये 20 to 25% और फिर डिसॉल्व इन प्लाज्मा 7%। तो इन दैट बेसिस डायरेक्टली आ रहा है 1 2 3। तो ये क्वेश्चन इजी था, इतना टफ नहीं था, बस आपको अच्छे से अगर आप किए होगे आराम से आपको मार्क्स मिल गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 आपको पूछा है बायोमोलिक्यूल से विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल द 3 एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो पहले ही मिल गया स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन सेलुलोज, सुक्रोज डाइसेकेराइड है, मैल्टोज डाइसेकेराइड है, इन्यूलिन पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड है, चिटिन पॉलीसेकेराइड है, गैलेक्टोज आपका है, गैलेक्टोज उसमें रहता है क्या बोलते हैं उसको, डाइसेकेराइड होगा, लैक्टोज में रहता है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, हेपरिन हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। तो बेस्ट आंसर है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। फिर 173 में द नर्वस system of cockroach consists of a series of a few segmentally arranged ganglia joined by a pair of longitudinal connectives on the ventral side. How many ganglia lie in thorax and abdomen? कुछ बच्चे कंफ्यूज करते कि मैम हम 10 लिखे ना 9, वहाँ पे वो मेंशन आपको करके देंगे। थॉरेक्स एब्डोमेन पूछेंगे तो 9 ही आ रहा है, अगर इन टोटल पूछा इंक्लूडिंग थॉरेक्स एब्डोमेन एंड इन टोटल तब तो 10 आ रहा है, बिकॉज उसमें सुप्राओसिफेजियन गैंग्लिया भी एक गैंग्लिया है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली थॉरेक्स एंड एब्डोमेन मेंशन है, इसलिए आपको 3 and 6 मार्क करना था, 3 इन थॉरेक्स एंड 6 इन एब्डोमेन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 थोड़ा सा मिक्स है पार्शियल प्रेशर और ट्रांसपोर्टेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर द गिवन पैरामीटर इज इनकरेक्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड एल्वियोलर एयर इज 104, ये करेक्ट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 45, ये करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयन 70%, ये करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन 7% नहीं होगा, यहाँ पे होगा 20 to 25%। डिसॉल्व इन प्लाज्मा होता तो 7% होता, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इनकरेक्ट पूछा तो आपको डी मार्क करना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 में असर्शन दिया है द कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज क्लासिफाइड एज यूरिकोटेलिक एनिमल। रीजन द मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हेमोलिम्फ एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड व्हिच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंडगट। जो कि पहले भी एक सिमिलर टाइप का आपको क्वेश्चन मिला था, इसलिए असर्शन इसमें जो है वो रीजन जो है रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है और डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी पेज में पेज नंबर 114 में रिफर किया गया है, तो इसमें आपको आंसर मार्क करना था ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 मैच द कॉलम है, मैच द नेम ऑफ द एनिमल इन कॉलम 1 एंड 1 कैरेक्टरिस्टिक इन कॉलम 2 एंड द फाइलम और क्लास इन कॉलम 3 टू विच इट बिलोंग्स। पेट्रोमाइजन लैम्प्रे है, वो एक्टोपैरासाइट है, साइक्लोस्टोमेटा है, पहले ही आंसर निकल गया। इक्थायोफिस आपका लिम्बलेस एम्फीबिया है, टेरिस्ट्रियल है, लेकिन एम्फीबिया है, रेप्टाइल नहीं। ओके, लिम्यूलस आपका क्या है, किंग क्रैब है, बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, करेक्ट है, लेकिन ये क्या है, आर्थ्रोपोड्स है, पाइसेस नहीं। एडाम्सिया सिलेंट्रेटा है जिसमें रेड्यूला नहीं होता, रेड्यूला मोलास्का में होता है, पॉरीफेरा तो बिल्कुल नहीं है, ये दोनों ही करेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें बेस्ट आंसर आपको ए मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। इसमें देखिए द रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली सॉर्ट्स दिस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट। हमें पता है कि लिविंग टिश्यू को अगर हम ग्राइंड करते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं, आफ्टर सम टाइम जो स्लरी बनेगा उसको चीज क्लोथ में हम स्ट्रेन करके एसिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल पुल देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद। एसिड सॉल्युबल पुल में क्या क्या फीचर्स है और इनसॉल्युबल पुल में क्या क्या फीचर्स है, इस तरह से यहाँ पे डिवाइड करके लिखा हुआ है 1 to 5। आपको पहचानना है कौन सा पॉइंट ए के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा पॉइंट बी के लिए एप्लीकेबल है।
फर्स्ट वाला पॉइंट आप देखते ही बता ले रहे हो, ये देखते ही कि ए के लिए एप्लीकेबल है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड जो कि ट्रू बायोमैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आ रहा है। लिपिड स्ट्रिक्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है लेकिन वेसिकल फॉर्म करके नीचे आ जा रहा है एसिड इनसॉल्युबल पुल में, इसलिए ये बी में ही आएगा। कंटेन केमिकल्स दैट हैव मोर वेट मोर देन 800 डाल्टन, गलत नहीं बोल सकते 800 से ज़्यादा या 10,000 से ज़्यादा हो, 1000 ज़्यादा हो, कुछ भी 800 से ज़्यादा हो, हम उसे मैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे ये रिटन टेस्ट सेक्शन में आएगा, तो बी है। हैज़ मोनोमर्स, मतलब ये बता रहा है एसिड सॉल्युबल पुल वाला, ए में है। पॉलीमर्स बोला तो बी में आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा बी में। तो बी के लिए कौन कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल है? आ रहा है 2 एप्लीकेबल है, फिर आ जा रहा है आपका 3 एप्लीकेबल है और 5, और रह गया आपका ए के लिए एप्लीकेबल आ रहा है 1 और आ रहा है 4। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था सी, ए के लिए 1 और 4 एंड बी के लिए 2, 3, 5। ओके, तो इसमें क्वेश्चन इजी है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो ये चीज़ आपको सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से लेंथी क्वेश्चन आने से आप उस चीज़ को मैनेज करोगे, हर एक चीज़ को आप पॉजिटिवली लोगे। क्योंकि अगर अब ये मॉक टेस्ट में, ये मॉक टेस्ट है आपके एन टेस्ट का टेस्ट सीरीज, अगर आपका ब्रेन को हम रेडी नहीं करेंगे, बाद में जाके अगर आपको ऐसे मिल गया तो आप संभाल नहीं पाओगे फिर। ओके, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 178। Question number 178 में select the correct statement regarding human respiratory system. Pleura is a single layered membrane and pleural fluid is present between pleura and epithelium lungs. यहाँ पे गलत हो गया, pleural double layered है but is present between parietal and visceral pleura, दो के बीच में डबल लेयर। epithelium of lungs में नहीं होगा, तब ये गलत हो गया, स्टेटमेंट ही गलत हो गया because of this. ओके, तो ये गलत है। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये करेक्ट है। एल्वियोल इज अ वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है कि हमें पता है वस्कुलराइज्ड बैग है, उसके आसपास पल्मोनरी कैपिलरी रहता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली कॉन्स्टिट्यूट द लंग्स, ये भी करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो करेक्ट के बेसिस पे अगर हम देखेंगे बी सी डी करेक्ट है। ये गलत हो गया कि वो डबल लेयर, एक तो है सिंगल लेयर लिखा है, डबल लेयर होता है, एक है अगर वो डबल लेयर है तो पेराइटल और विसरल ल्यूरा के बीच का जो फ्लूइड है उसमें होगा, एपिथेलियम से कोई लिंक नहीं है, वो बाहर है। सो इन दैट बेसिस सिंगल वर्ड से पहले ही गलती पता चल रहा है, ये डबल होता तो मोर एक्यूरेट रहता, इसलिए इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन निकल जा रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। 179 एनिमल किंगडम से है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है लिम्बलेस एम्फीबिया जो कि एक थायोफिस है। जॉलेस वर्टिब्रेट्स के बेसिस पे अगर देखोगे लैम्प्रे दैट इज पेट्रोमाइजन। टेललेस एम्फीबिया के बेसिस पे अगर देखोगे फ्रॉग है। लिम्बलेस रेप्टाइल अगर देखना है हमें स्नेक है। मैमल विदाउट एयर पिन अगर देखोगे प्लेटिपस है, क्योंकि डायग्राम में प्लेटिपस है उसमें एयर पिन नहीं है। तो इसमें अगर मैच करोगे आ रहा है ए का 1, बी आ रहा है आपका 4, सी आके गिर रहा है आपका 3, डी आ रहा है आपका 5 और ई आ रहा है आपका 2। तो इसमें बेस्ट आंसर आपका बी है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 भी एनिमल किंगडम से है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्थ्स, नो इट इज ऑब्जर्व्ड इन सिलेंट्रेटा। तो हेलमिन्थ के लिए गलत हो गया। एकानोडर्मेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, करेक्ट। राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्केलमेंथिस के रेफरेंस पे बोल रहा है, करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन टेनोफोर्स हेल्प्स इन डाइजेशन, नहीं, लोकोमोशन एंड स्विमिंग, ये गलत है। वाटर वस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एकानोडर्मेटा, ये करेक्ट है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो करेक्ट आंसर है 2, 3 एंड 5 आर करेक्ट। हमारा 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 5 करेक्ट है, 4 एंड 1 गलत है। तो इसीलिए इसमें आंसर आ रहा है ए। तो आज का जो डिस्कशन है हमने यहाँ पे ख़त्म किया। आपका अभी तक का एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम हो चुके हैं। अगर बाई चांस फिर भी किसी का मार्क्स नहीं उठ रहा है, आप नेगेटिवली नहीं सोचोगे। आपको बस अपना आगे के एग्ज़ाम के बारे में भी सोचना है। बायगॉन्स और बायगॉन्स, जो चला गया, जो पास्ट है वो चला गया, उसके बारे में आप सोचोगे तब आपका आगे और प्रॉब्लम आने वाला है। इसीलिए आप एक काम करोगे, जो भी हमारे एनटीएस के पेपर है उससे बैठो, अपने रेस्पेक्टिव टीचर से आप वो डिस्कस करो, हर एक पॉइंट से, हर एक ऑप्शन से पॉइंट्स निकालो, हमारे वीडियो सॉल्यूशंस का सुनो और अच्छे से आगे के मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, हम चीज़ों को संभाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।